Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance, and today's video is a smart orientation of CFAP 3 SPM Strategy and Performance Measurement. आप में से वो स्टूडेंट्स जो CFAP 3 SPM अपनी नेक्स्ट CFAP अटेम्प्ट में पेपर को टेकअप करेंगे, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम इस पूरे एग्ज़ाम के बारे में बात करें, इस पूरे पेपर के बारे में बात करें, इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू लें। ओवरव्यू लेने के बाद वो कौन से ऐसे डूज़ एंड डोंट्स हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो एग्जामिनर कमेंट्स में नज़र आते रहे, क्या इस पेपर का पासिंग रेशो है, पहले जो इसका पुराना नाम हुआ करता था और अब ये स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो चुका है, क्या चेंजेस इस पेपर में अब आ चुके हैं, किस तरह से ये पेपर टेस्ट होता है, क्या इसे पास करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा स्टडी प्लान, इसे किस तरीके से कवर करना है, हमने ओवरऑल पर्सपेक्टिव में सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट CFAP 3 SPM स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो अपने आने वाली एक या दूसरी अटेम्प्ट के अंदर SPM का पेपर देने वाले हैं या अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आएँ सबसे पहले हम इस पेपर के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं, इसके सारे मार्क्स वेटेज के हवाले से जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद फिर बाकी चीज़ों को लेके चलते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है CFAP 3 की SPM की ग्रिड। SPM की ग्रिड में अगर आप देखें तो प्राइमरीली हमारे पास 3-4 बड़े एरियाज़ हैं। सबसे पहले आ जाता है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ये एरिया तकरीबन हमारे पास 25 to 30 मार्क्स के लिए अवेलेबल है। सेकेंड वी हैव स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ है। ये एरिया तकरीबन 10 से 15 मार्क्स के लिए आ जाता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, सप्लाई चेन, बिजनेस ऑपरेशंस एंड HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एरिया तकरीबन 25 to 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट आ जाता है, दैट इज़ अबाउट 20% 25% ऑफ द पेपर। और आखिर में एथिक्स का एक मैंडेटरी पार्ट है जो 15 से 20 नंबर के लिए आ जाता है। पहले यानी कि 2021 और उससे पहले इस एग्ज़ाम का नाम BMS हुआ करता था, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। समर 2022 से यानी कि जून 2022 से इस पेपर का नाम स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट रखा गया और इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकलिटी का एलिमेंट ऐड किया गया। सबसे पहले तो जो पहले पेपर BMS हुआ करता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे। लोग कहते थे पास पेपर्स का रट्टा लगा लें, पुराने क्वेश्चंस के आंसर्स को याद कर लें, बुक का रट्टा लगा लें, फलाना नोट्स देख लें, ये समरी पॉइंट्स पढ़ लें, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और होता भी इसी तरीके से था, लोग इसी तरह क्लियर करते थे। थोड़ा बहुत 2-3 लाइन का कभी कोई सिनेरियो आ गया, कोई सिचुएशन आ गई आए क्या पूछ लिया करता था। लेकिन 2022 समर 2022 से इस पेपर को कम्प्लीटली एक प्रैक्टिकल पेपर बना दिया गया है। एक कंपनी की एक्चुअल सिचुएशन, आपको ऐसा लगता है बाकायदा कि एक कंपनी की कोई रियल सिचुएशन है और आपको वो सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर कि भाई आपने यहाँ पे करना क्या है। वहाँ पर आपको एक बिज़नेस मैनेजर के तौर पे, एक बिज़नेस फंक्शन होल्डर के तौर पर जवाब देना होता है। कभी कभी एक CEO की तरह सोचना होता है, एक हेड ऑफ बिज़नेस की तरह सोचना होता है। और अब तमाम प्रैक्टिकल एरियाज़ यानी तमाम एरियाज़ SPM के प्रैक्टिकली टेस्ट होते हैं। एक नया एरिया SPM के सिलेबस के साथ यहाँ पर ऐड हुआ जो कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया है। 15 से 25 मार्क्स का प्रोपोर्शन आपको आपकी स्क्रीन पर इसका नज़र आ रहा है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहली दफ़ा SPM के एग्ज़ाम में फाइनेंशियल रेशोज़ टेस्ट किए गए, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की गई, ये देखने के लिए कि कंपनी क्या सही डायरेक्शन पे चल रही है या नहीं चल रही। आपने लिक्विडिटी रेशोज़ पढ़े होंगे, आपने इन्वेस्टर रेशोज़ पढ़े होंगे, आपने प्रॉफिटेबिलिटी के रेशोज़ पढ़े होंगे, आपने वर्किंग कैपिटल रेशोज़ पढ़े होंगे, इन्वेंट्री डेज, पेएबल डेज, रिसीवेबल डेज। ये तमाम रेशोज़ रिलेटिवली यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एरिया में टेस्ट होते हैं, जो पहले BMS का पार्ट कभी भी नहीं था। अब गोइंग फॉरवर्ड ये पेपर SPM के अंदर 15-20 नंबर का तकरीबन ये पोर्शन हो गया जो एग्जामिनर लाजमी मैंडेटरीली इसको जो है वो टेस्ट करता है। तो पहले जहाँ ये पेपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हुआ करता था, आज ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल पेपर हो चुका है। आप पिछली 2-3 अटैम्प्ट्स को उठा के एनालाइज कर सकते हैं, आपको तकरीबन 90-95% क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड नज़र आएंगे। यहाँ पे एग्जामिनर आपके सामने कंपनी की सिचुएशन रखता है और आपसे कहता है कि यहाँ पर एडवाइस करें, रेकमेंड करें, एनालाइज करें कंपनी को क्या करना चाहिए, इवैल्यूएट करें कंपनी जो काम कर रही है वो सही कर रही है नहीं कर रही, देखें उसके सक्सेसफुल होने में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज कंपनी को करनी चाहिए और वो कंपनी नहीं कर रही। 2 प्रोडक्ट्स आपके सामने रख दिए जाएंगे, कहा जाएगा जी सिलेक्ट करें कंपनी को किस प्रोडक्ट में कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपने आज तक अगर
कैफ 6 MFA में BCG मैट्रिक्स देखा, या पेस्टल एनालिसिस देखा, या पोर्टर्स 5 फोर्सेस देखा, या आपने कैपेबिलिटी एनालिसिस देखा, कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का एनालिसिस देखा, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का एनालिसिस देखा, स्वॉट एनालिसिस देखा, ये सारी चीज़ें SPM के अंदर आती हैं बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ, और न सिर्फ डिटेल बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ आती हैं। प्रैक्टिकली कंपनी के सिनेरियोज़ में उनको अप्लाई करना होता है, जिनका एक सिंपलर वर्जन, आसान वर्जन आपने कैफ 6 MFA में देखा है। खैर बहरहाल आप में से हो सकता है किसी का MFA भी बहरहाल उनको डिफ़िकल्ट लगा हो, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो बड़ा आसान पोर्शन हुआ करता था। तो अब उसका एक बहुत डिटेल्ड और प्रैक्टिकल अप्लाइड वर्जन आपके सामने आएगा। न सिर्फ ये पेपर आपको इनेबल करता है कि आप इस तरह से सोचें और आंसर्स को अटैम्प्ट करें, बल्कि एट द सेम टाइम MSA 2 में जो बिल्कुल ही केस स्टडी बेस्ड एग्जाम है, जहाँ 50 नंबर 25 नंबर के सवालात आते हैं और आपको एक कंपनी की सिचुएशन के ऊपर आधे से ज़्यादा पेपर करना पड़ जाता है, वहाँ पर अगर आप देखें तो आपको वो लिखने की काबिलियत SPM का पेपर क्लियर करते हुए हासिल होती है। SPM का क्लियर करते वक्त जितनी पेपर क्लियर करते वक्त जितनी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो सारी की सारी आपको इंशाल्लाह ताला MSA 2 के अंदर भी फिर काम आती हैं, और वहाँ पे आप प्रैक्टिकली उन सिनेरियोज़ को, कंपनीज़ की उन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और केस स्टडी बेस्ड पेपर को सॉल्व करते हैं। तो BMS से SPM कम्प्लीटली प्रैक्टिकल हो चुका, सिनेरियो बेस्ड हो चुका, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक नया एरिया यहाँ पर ऐड हो गया, स्ट्रैटेजी का एरिया मौजूद है, मार्केटिंग का एरिया मौजूद है, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंपनी जहाँ जहाँ बिजनेस में हेल्प हासिल कर सकती है, जहाँ जहाँ लेवरेज हासिल कर सकती है, अपना फ़ायदा हासिल कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले एरिया में पढ़ेंगे। पुराना जब BMS की स्कीम ये हुआ करती थी तो लोग IT के एरिया को भी कोबेट और इस तरह की किताबों से रट्टा लगा के, SISA वगैरह के मैनुअल से रट के चले जाया करते थे कि बस ये हैंडल हो जाएगा। हालांकि SPM के अंदर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई जाती है। ये बताया जाता है कि कंपनी बिग डेटा को कैसे लेवरेज कर रही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प करता है सेल्स को इंक्रीज़ करने में, एक वेबसाइट को कैसा होना चाहिए, ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को कैसा होना चाहिए, कैसे कंपनी अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिजनेस को मैक्सिमाइज कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में आ जाती हैं। फिर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, जहाँ पे अगेन टेक्नोलॉजी का सारा इनटेक के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मार्केटिंग कैसे होगी, किस तरीके से सारी चीज़ें की जाएंगी, ये भी हम सारा IT के पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। फिर बिजनेस ऑपरेशंस का इन डेप्थ एनालिसिस, प्रोसेस रीडिज़ाइन कैसे होते हैं, सिस्टम्स इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, कैसे कंपनीज अपने प्रोसेसेस में मैक्सिमाइजेशन लेके आती है, वेस्ट मिनिमाइजेशन लेके आती है, अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करती है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम इस थर्ड एरिया के अंदर, यानी कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, सप्लाई चेन, बिजनेस ऑपरेशंस, HR वगैरह यहाँ पर देख रहे होंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में मैंने आपको इन डेप्थ बताया। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों यहाँ पर असेस की जाती है। हत्ता कि सब्जेक्ट के नाम में परफॉर्मेंस मेजरमेंट का वर्ड ICAP ने इंक्लूड कर दिया है, जस्ट टू एम्फेसाइज कि ये पेपर बग़ैर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के सवाल के आपके सामने नहीं आएगा। लाजमी कंपनी की सिचुएशन आपके सामने मौजूद होगी और आपने देखना होगा पास्ट में कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एट द सेम टाइम फ्यूचर आउटलुक कंपनी का कितना अच्छा नज़र आ रहा है, कस्टमर का फीडबैक कैसा है, सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, प्रोडक्ट का फीडबैक कैसा आ रहा है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितना कुछ सीख रहे हैं, कितना लर्निंग और डेवलपमेंट उनकी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रही है। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने अगर एयरलिफ्ट का नाम सुना है तो उसको फेल होने का रीज़न क्या था, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने अगर लेट्स से गाड़ियों के अंदर स्पोर्टेज का नाम सुना है तो वो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई 2020 में पाकिस्तान के अंदर, हम ये एग्जांपल्स यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने अगर कंपनी से मर्जर्स के बारे में, एक्विजिशंस के बारे में सुना है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसे इनड्राइव पाकिस्तान के अंदर आया और करीम से एक बड़ा मार्केट शेयर लेकर चला गया, उसके क्या रीजंस थे, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसे कंपनीज़ को अलग अलग सेक्टर्स में एनालाइज किया जाता है, किस तरह से कार्टल्स बनते हैं, कैसे सप्लायर्स को सिलेक्ट किया जाता है, किस तरह कस्टमर की साइकी को समझा जाता है। आज अगर बर्गर लैब अपनी मुस्तकिल फ्रेंचाइजेज़ देता चला जा रहा है और हर इलाके के अंदर इसकी एक फ्रेंचाइज मौजूद है, किस तरीके से इसने एक्सपेंड किया, सब ने देखा। ब्रॉडवे पिज़्ज़ा पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ब्रांड है, किस तरीके से एक्सपेंड किया, इनकी एग्जांपल्स को हम यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। फिर जो स्टार्टअप्स आज आते चले आ रहे हैं, जो फिनटेक इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, फाइनेंस की दुनिया में नए नए ट्रेंड्स और इनोवेशंस और चीज़ें आ रही हैं, ये भी सारा कुछ इंशाल्लाह ताला हम SPM के एरियाज़ के अंदर पढ़ेंगे। आप इस बात पर यकीन रखें कि ये पेपर कम्प्लीटली प्रैक्टिकल हो चुका है।
बिना कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से समझे, उनको आपस में लिंक किए और फिर बिना ड्राफ्टिंग किए प्रैक्टिकल सिनेरियोज को सॉल्व किए, ये पेपर क्लियर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो सकता। एथिक्स के एरिया के अंदर भी जो आपका मैंडेटरी एरिया यहाँ पर मौजूद है, आप में से कुछ लोग शायद इसको ऐसे परसीव करें कि शायद एथिक्स के एरिया के अंदर वो ऑडिटिंग वाले, कोड ऑफ एथिक्स वाले 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ कुछ थ्रेड्स टू कंप्लायंस टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे और उन थ्रेड्स वगैरह को हम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिजनेस एथिक्स शामिल है। बिजनेस रिलेटेड कोड ऑफ कॉन्डक्ट कैसा होता है, कोड ऑफ एथिक्स कैसा होता है, विसल ब्लोइंग किसको कहते हैं, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कंपनी में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से कवर करने होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर इस एग्ज़ाम के अंदर हम करेंगे। CFAP का तकरीबन सबसे छोटा सिलेबस है, CFAP 3 SPM CFAP का सबसे छोटा सिलेबस है। तकरीबन 70-80 घंटे के अंदर हम न सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 100 से ज़्यादा केस स्टडीज़ आपके पास मौजूद होंगी, प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज़, जिसके अंदर ACCA के सवाल, ICW के सवाल, MSA 2 का वो रेलिवेंट एरिया जो यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा सकता है, और ICAP के पास पेपर्स जब से ये नई स्कीम SPM के नाम से लॉन्च हुई है इस एग्ज़ाम को लेकर, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला उन 100+ केस स्टडीज़ के अंदर शामिल होगा। मोटे मोटे अगर हम देखें तो SPM में ये 4-5 बड़े एरियाज़ हैं। स्ट्रैटेजी, कंपनी किस तरीके से डिसाइड करेगी कि उनसे कौन से प्रोडक्ट में जाना है, एट द सेम टाइम कंपनी ये कैसे डिसाइड करेगी कि उन्हें अपने कंपेटिटर्स के साथ कॉम्पीट कैसे करना है, एट द सेम टाइम कंपनी किस तरीके से अपने कंपेटिटर्स को जवाब देगी, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करेगी, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज करेगी, फ्यूचर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगी, फ्यूचर ट्रैक को इवैल्यूएट करेगी, और उसके साथ साथ एथिकल कंसिडरेशंस को कैसे देखा जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें ओवरव्यू पर्सपेक्टिव से आपके पास CFAP 3 SPM के अंदर शामिल होती है। अब आएँ ज़रा इसके पास्ट रिजल्ट्स देखते हैं और एग्जामिनर कमेंट्स में वो बातें जो कॉमनली आइडेंटिफाई हुई हैं उनको देखते हैं। अब आपके सामने एग्जामिनर कमेंट्स नज़र आ रहे हैं पिछली 3 अटैम्प्ट्स के। जब से हमारे पास ये SPM नामी पेपर, SPM नामी एग्ज़ाम आया है समर 2022, तब से हमने यहाँ पर एग्जामिनर कमेंट्स का एक एनालिसिस रखा है। टिपिकली आप अगर पासिंग रेशो देखेंगे तो 30%, 26%, 24%, यानी हम कह सकते हैं कि 25 से 30% के बीच में इसका पासिंग रेशो रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। जिस तरह से लोग SPM को लेते हैं कि जी ये छोटा एग्ज़ाम है, रट्टा लगा के पास हो जाएगा, जी वो समरी लेक्चर देख लेंगे, जी समरी पढ़ लेंगे, जी वो बुलेट पॉइंट से याद कर लेंगे, अरे BFD बहुत मुश्किल है उसको टाइम दे दो, AFR को टाइम दे दो, ऑडिट को टाइम दे दो। ये याद रखें कि अगर SPM क्लियर नहीं होगा तो MSA 2 अनलॉक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर बोलेगा अच्छा चलो छोटा पेपर है तो आधा MSA 2 दे दो, आधा बाद में दे देना, ये होने नहीं वाला। प्रैक्टिकली ये पेपर भी अगर रुक गया तो MSA 2 क्लियर नहीं होना। तो इम्पॉर्टेंस आगे बढ़ने के एतबार से और MSA 2 के अनलॉक होने के एतबार से, पूरा CA मुकम्मल करने के एतबार से इस पेपर की भी इम्पॉर्टेंस इतनी ही है जितनी CFAP में किसी और एग्ज़ाम की है। लेकिन हाँ, आप इतना कम से कम एक बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि रिलेटिवली ये पेपर छोटा है, इसमें टाइम कम लगेगा। लेकिन गलतियाँ यहाँ भी हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ भी हैं। दैट इज़ वाई इसका भी पासिंग रेशो 25 से 30% पे रेंज करता है। कोई बहुत अच्छा पासिंग रेशो ये नहीं है। अब आप सबसे पहली अटेम्प्ट का एनालिसिस देख लें, मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो समर 2023 सबसे पहले देख लेते हैं जो बिल्कुल मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट है। समर 2023 में इसका पासिंग रेशो रहा तकरीबन 30%, उससे पहले 26 था तो एग्जामिनर ने तारीफ़ की। सेकंड लाइन में कहता है, सेकंड लाइन में हाउएवर अ रेकरिंग इशू, रेकरिंग, द वर्ड रेकरिंग, इसको आप अपने पास हाईलाइट कर सकते हैं। रेकरिंग इशू, ये बार बार हो रहा है मसला, सिमिलर टू दोज इन प्रीवियस सेशंस, पिछले 2 ही तो सेशन हुए थे, समर 2022 और विंटर 2022, 2 ही सेशंस हुए थे SPM के, दोनों में ये मसला है, इसमें भी ये मसला है। क्या है जी? was once again observed examinees struggled with infrequently asked questions. Further, many examinees provided weak explanations and recommendations in the scenario based questions, indicating a lack of understanding of the subject matter. सर मसला पता क्या है, हमें पेस्टल एनालिसिस थियोरेटिकली बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसी पेस्टल एनालिसिस को जब हम किसी कंपनी पे अप्लाई करने जाते हैं तो हमें मुश्किल होती है। क्या सोच के येंगो ने पाकिस्तान में जो है वो राइडल बिज़नेस स्टार्ट किया, राइड हेलिंग बिज़नेस स्टार्ट किया, जो करीम कर रहा था, इनड्राइव कर रहा था, क्या उनको नहीं पता था पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल मुल्क है, यहाँ पे इकॉनमी के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनके प्राइम मिनिस्टर को कुछ टाइम पहले जो है वो आउटस्टेशन कर दी गई उनकी, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल इस मुल्क के अंदर इस एतबार से आते रहते हैं। क्या सोचा इन्होंने कि वो पाकिस्तान आ गए? क्या सोशल बिहेवियर देखा, क्या टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट देखा, क्या लीगल आस्पेक्ट देखा? लीगल सिस्टम भी पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं है
क्यों आए वो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने। जब ये सवाल होता है ना कि क्यों आए, वहाँ हमारा स्टूडेंट फेल हो जाता है। ये एग्जामिनर आपको कहना चाह रहा है। एग्जामिनर आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको 5 फोर्सेस तो एनालाइज करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन यही 5 फोर्सेस को जब एक्चुअली KFC और मैकडॉनल्ड्स के ऊपर हम लगाने जाएंगे तो वहाँ पर शायद हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएं, हमारे पास जुमले कम पड़ जाएं और हम समझा ना पाएँ कि कौन किस वक्त कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहा है माइकल पोर्टर के हिसाब से, और उस स्ट्रैटेजी की इम्प्लीकेशन वहाँ पर क्या बनती है। अब जब स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि भाई आपने प्राइसिंग तो पढ़ी है, लेकिन ज़रा बताओ KFC अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग फलाना क्यों रखता है और मैकडॉनल्ड्स क्यों रखता है, यही खाना पीना जब मेरियट में खाने जाते हैं तो वहाँ इतना महंगा क्यों होता है, मेरियट में, PC में, इस तरह के होटल्स में महंगा क्यों होता है। जब ये पूछा जाए एग्जामिनर स्टूडेंट से, तो फिर स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाता। यानी बात यहाँ पर यह है कि हम किताबी पैराग्राफ्स तो बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, समरी पॉइंट्स अच्छे से देख लेते हैं, लेक्चर्स को वॉच भी कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है तो अपने वर्ड्स में उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाते, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि हाँ यार ये चीज़ हो किस तरीके से रही है, कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, BCG मैट्रिक्स के अंदर कैश काउ, स्टार, प्रॉब्लम चाइल्ड, ये सब चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें समझ आती है? क्या हम उन्हें कंपनीज़ पर अप्लाई कर पाते हैं? आपके सामने एक कंपनी की सिचुएशन आई, बोला जी बताएं ये डिवीज़न इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी के पास ये प्रोडक्ट स्टार्ट करने का प्रपोजल है, बताएं ये प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी की सेल्स इतनी नीचे चली गई हैं, बताएं क्या करे कंपनी की उसकी सेल्स जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो, मैक्सिमाइज़ हो। जब ऐसे सवाल आते हैं वहाँ हम खो जाते हैं कि जी ये किताब के कौन से पेज से सवाल पूछा है, क्योंकि हमें आदत है रट्टा लगाने की। अब जब हम रट्टा लगाते थे और पेपर में क्वेश्चन आता था तो हम कहते थे यार ये पेज नंबर 500 की लाइन नंबर 3 का चौथा वर्ड है जो इसने पूछा है यहाँ पर। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो एक सिचुएशन आ गई, एग्जामिनर चैप्टर बाउंड भी नहीं है, क्वेश्चन बाउंड भी नहीं है, वो 2-3 चैप्टर्स की मिला के चीज़ आपसे जो है वो टेस्ट कर सकता है। माइट बी पॉसिबल कि वो आपसे कंपनी का परफॉर्मेंस एनालिसिस करवाए, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करवाए, और फिर कहे बताओ कंपनी को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, अपने कंपटीशन को आउटवे कैसे करना चाहिए, बताओ ये कंपनी को इस स्टेज पर क्या और लोगों से राइट इशू करके फंडिंग रेज करनी चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट बुलानी चाहिए कंपनी को, क्वालिटेटिवली नॉट क्वांटिटेटिवली, NPV IRR नहीं निकालना है यहाँ पे, लेकिन क्वालिटेटिवली बताओ कि कंपनी को इस स्टेज पर ये काम करना है। भाई कंपनी के अंदर एक फैमिली है, अब्बू कह रहे हैं पैसे रेज नहीं करने, उनकी जवान बेटी है बाहर से पढ़ के आई है, वो कह रही है नहीं अब्बू बिज़नेस को बड़ा करेंगे, हमें बाहर से पैसे रेज करने चाहिए और शेयर होल्डर्स को वेलकम करना चाहिए। तो बताएं क्या कंपनी के लिए ये फ़ायदेमंद है, ये सूटेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ये फीजिबल है, ये करना चाहिए या नहीं। एग्जामिनर कमेंट्स में यही बताया जा रहा है कि जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं तो स्टूडेंट फेल हो जाता है। आ जाए विंटर 2022, 26% का रेशो, उससे भी बुरा। इसके अंदर भी आपको थर्ड लाइन के अंदर नजर आएगा, लिखा हुआ आ रहा है examinees performed poorly in questions that were less frequently examined. Further, many examinees generally provided weak explanations and recommendations in the scenario based questions which showed their poor grasp of the subject matter. यानी पढ़ा तो बहुत अच्छा है, रट्टा तो बहुत अच्छा लगाया है, अप्लाई नहीं कर पा रहे। और बिल्कुल सिमिलर चीज़ समर 2022 24% के रिजल्ट के साथ आपको सेकंड लाइन में नजर आएगी। Poor performance was noted in questions that are less frequently examined, which reflects selective studies. Secondly, it was noted that some examinees struggled in applying the learned concepts to the given case scenarios. सर ज़रूरत है कि जब आप इसको पढ़ रहे हों तो पढ़ते हुए उन प्रैक्टिकल सिनेरियोज, उस नॉलेज को किसी कंपनी पर अप्लाई करें। जब आप मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं तो देखें कि ये FMCG सेक्टर में सेगमेंटेशन कैसे होती है, कैसे यूनिलीवर, P&G, नेस्ले इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कौन सा गैप, वो कौन सा एरिया है मार्केट में जहाँ पर गैप है, कैसे स्ट्रेटेजिक स्पेस को फाइंड आउट किया जाता है, क्यों नेस्कैफे इस तरह से परफॉर्म करता है, ऑलपर्स इस तरह से परफॉर्म करता है। जब इस तरह से चीज़ें हमें समझ आएंगी तो हम उन्हें सवालात में अप्लाई कर पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से SPM की डिलीवरी के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन में एक कंसल्टेंट हूँ, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मेरा काम बिज़नेस से रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों से डे इन डे आउट एडवाइस करना, उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, उन्हें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में हेल्प करना और उनके रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज़ करना, बिजनेसेस को समझना और उसके बाद उनका डिसीजन लेना मुझे काफ़ी हद तक हेल्प करता है कि मैं पाकिस्तान की मल्टीपल कंपनीज़ और मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल दे सकूं जिस वक्त मैं ये पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, स्टील हो, फार्मा हो, ऑटो हो। जितनी भी नॉलेज अपने बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हुए यहाँ पर मैंने हासिल की है वो सारी मैं यहाँ इम्पार्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझ आए कि भाई ये 5 फोर्सेस प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है, पेस्टल प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है।
पोर्टर्स डायमंड को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है एक कंट्री को समझने के लिए, और इस सारी चीज़ को अप्लाई करते हुए फिर ये स्टार्टअप्स हो गए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये डेटा को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बिग डेटा को कैसे लेवरेज करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कैसे होने चाहिए, हम इन सब चीज़ों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनर कमेंट्स एक ही चीज़ बता रहे हैं कि भाई चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीख जाओ। जो कम एरियाज़ पूछे गए, लेस फ्रिक्वेंटली टेस्टेड एरियाज़ हैं, उनको छोड़ के मत जाओ। कहीं से भी सिनेरियो बन के आ सकता है, 20, 22, 25 नंबर का, 18 नंबर का, 15 नंबर का, 16 नंबर का। नो वन कैन स्टॉप द एग्जामिनर फ्रॉम टेस्टिंग दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज जहाँ पे इतनी डिटेल में बात पूछी जा रही है। तो जहाँ हमने इस पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखा और इस बात को समझा कि कितना प्रैक्टिकल हो चुका है, कितना ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड हो चुका है, वहीं हमें इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि ये गलती सिर्फ आप नहीं, पास्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं और अब आपको नहीं करनी चाहिए। उनकी गलतियों से बात को सीखना चाहिए। समर 22 में यही गलती हुई, लोगों ने नहीं सीखा। विंटर 22 में यही हुई, नहीं सीखा। समर 23 में वही नहीं सीखा। आज भी स्टूडेंट्स इस तरह से मैसेज करते हैं, सर वो ICAP का पास पेपर हमने कर लिया था 2017 का, 16 का, 15 का, 14 का, 13 का, 12 का। अरे फ़ायदा क्या हुआ? तब तो इस फॉर्मेट पे टेस्टिंग होती ही नहीं थी, इस फॉर्मेट में चीज़ें पूछी ही नहीं जाती थी। आपने अगर उन सवालों को प्रैक्टिस कर लिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसी बात हो गई कि आज जो है वो बिल्कुल ही मॉडर्न वेपन्स से वॉर लड़ी जा रही है और मैं 1857 की वो तोप वाली स्ट्रैटेजी जो है वो देख कर आ जाऊँ और बोलूँ जी मैं ये करके जो है वो जंग जीत जाऊँगा। इन पुरानी मेथोडोलॉजीज़ की वजह से तो रशिया ने इतना स्ट्रगल किया यूक्रेन के साथ वॉर करते हुए, और यूक्रेन ने थोड़ी बहुत अगर एज हासिल की तो वो इसीलिए की कि उनकी टेक्नोलॉजी मॉडर्न थी। खैर हम कहीं और निकल जाएंगे, ऐसी ही कई एग्जाम्पल्स हम SPM में पढ़ते पढ़ते मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिया करूँगा। तो एग्जामिनर कमेंट्स को गौर से देखें, इन गलतियों को गौर से देखें और ये आपने इंशाल्लाह ताला रिपीट नहीं करनी है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा जी सर, आपने गलतियाँ बता दी, पासिंग रेशो बता दिया, पेपर के बारे में भी बता दिया। अब सुन के चीज़ें थोड़ा डर भी लग रहा है, किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, क्या रोड मैप होगा। देखें, सबसे पहले हम हाई लेवल रोड मैप के बारे में बात करते हैं, फिर मैं इन डिटेल जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो आपको बताता हूँ। तो अगर मैं हाई लेवल रोड मैप की बात करूँ, फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट स्टेप इस पेपर को क्लियर करने के लिए यू नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। आपको हर चीज़ को तह में जाके समझना है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ पढ़ ली है, यह तो आसान है, इसके पैराग्राफ का रट्टा लगा लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। नहीं, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली वर्ड बाय वर्ड इसको समझना है, जैसे आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझते हैं, जैसे आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को समझते हैं, जैसे आप कॉस्टिंग के अंदर फॉर्मूले को समझते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने यहाँ पर एक एक चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करना है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है वो ये है कि सिर्फ थियरी एंगल से नहीं, उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी। पॉइंट नंबर 2, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी समझनी है। अगर आप कंपटीशन को पढ़ रहे हैं तो आप कंपीटिंग कंपनीज की एग्जांपल देखें। अगर आप मार्केट पेनिट्रेशन को पढ़ रहे हैं तो आप मार्केट पेनिट्रेशन की एग्जांपल सुनें। अगर आप प्राइसिंग के ऊपर कोई बात देख रहे हैं तो आप उसकी एग्जांपल देखें। अगर आप 4 P's ऑफ मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो किसी कंपनी को उठाएं जो इनको अप्लाई करता है, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई हो रही हैं। फिर उसके बाद एक काम आपने लाजिम मलजूम करना है, आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग करनी है। देखिए, क्रिकेट देख के क्रिकेट खेलना नहीं आती है, क्रिकेट खेल के क्रिकेट खेलना आती है। तो एग्ज़ाम में क्या करना है? एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो भाई आज घर पे कर लो, आज घर पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। आज सॉल्व नहीं कर रहे तो एग्ज़ाम में कौन सा जादू होने वाला है कि आप वहाँ पे ड्राफ्टिंग कर लेंगे या वहाँ पे लिख लेंगे। हो सकता है आगे जाके SPM में ICAP सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दे, जैसे बाकी 4 सब्जेक्ट्स में कर चुका है, MSA 1, MSA 2 के अंदर और गालिबन एडवांस टैक्स कॉर्पोरेट लॉ के अंदर सॉफ्टवेयर की इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, SPM में भी हो जाए। तो आप ड्राफ्टिंग करेंगे घर पे तो वहाँ ड्राफ्ट कर पाएंगे ना। अगर आप यहाँ सवाल ड्राफ्ट नहीं कर रहे वहाँ कैसे करेंगे? देखिए, आपकी बैलेंस शीट टाई होती है क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपका कैश फ्लो टाई होता है क्योंकि आपने 10-10, 12-12 सवाल किए होते हैं, डिफरेंसेस को ढूंढा होता है। बिल्कुल ऐसे ही इन सवालों को भी अप्लाई करने के लिए, लिखने के लिए लिखना ज़रूरी है। अब आप आंसर पढ़ के ये सोच रहे हैं कि मैं होता तो मैं भी यही लिखता, ये सिर्फ आपका ख्याल है, ये सिर्फ आपका ख्वाब है, आपकी बहुत अच्छी विश है, ऐसा होने नहीं वाला। आपने अपने एक्सप्रेशन को पेपर पे कैसे उतारना है, स्क्रिप्ट में कैसे लिखना है, आंसर में किस तरह ड्राफ्ट करना है, ये सीखना पड़ेगा और उसको सीखने के लिए आंसर को लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट सच कि आप उसको लिखें नहीं, ड्राफ्टिंग लाजमी है। इंशाल्लाह 100 से ऊपर केस स्टडीज़ हैं हमारी SPM के पोर्टल के ऊपर जो मैंने आप लोगों को करवाई हैं या करवानी है। इन दोनों को मिला लें, आपने इन सारों को सॉल्व करना है और हर चैप्टर के अंदर ये 10-15 सवाल आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ताला हेल्प करेंगे। उसके बाद जब आप 50, 60, 70, 80 सिनेरियो सॉल्व कर चुके हैं, लिख चुके हैं,
अब आपके जहन में हर कॉन्सेप्ट की आपस में लिंकेज बैठी हुई है, कब कैसे किस वक्त किस चीज़ को कॉन्सेप्ट को लिंक करना है, उसकी तमाम इंटीग्रेशन आपके दिमाग में मौजूद है। स्ट्रैटेजी कैसे आईटी से कनेक्ट होता है, आईटी कैसे मार्केटिंग से कनेक्ट होता है, मार्केटिंग कैसे कंपनी की सेल्स के साथ कनेक्ट होता है, सेल्स के साथ जो ऑपरेशंस है उसमें सप्लाई चेन क्या रोल प्ले करता है, सप्लायर्स का नेटवर्क क्या रोल प्ले करता है। यू विल बी क्लियर विद एवरीथिंग। सारी चीज़ आपके सामने, दरिया को कुएं में बंद करने वाली मिसाल इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होगी और आप बहुत इजीली इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह ताला करते चले जाएंगे। जिस तरीके से आप इस वक्त ये ओरिएंटेशन देख रहे हैं, बिल्कुल इसी स्मार्ट फॉर्मेट के ऊपर, इस स्मार्ट क्लासेस के फॉर्मेट के अंदर तमाम के तमाम लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे और केस स्टडीज़ अवेलेबल होंगी जो हम इंशाल्लाह ताला SPM के अंदर देखेंगे और करेंगे। सही। फिर आ जाती हैं समरी डायग्राम्स और लेक्चर्स। आपकी 700 पेज की किताब है SPM की, 600 से 700 पेज की किताब है। इस 600 से 700 पेज की किताब को मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 पेजेस की समरी पे ला चुका हूँ, जिसमें ये पूरा कंटेंट समराइज्ड है, अलावा एक दो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ के हर चीज़ को मैंने एक समराइज्ड पर्सपेक्टिव से जो है वो किताब के अंदर लिखा हुआ है। और इसके 13 से 14 समरी लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। वंस आप ये सारी चीज़ें कर चुके हैं उसके बाद आप समरी डायग्राम्स और समरी लेक्चर्स की हेल्प से उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। जब भी आप चाहें रिवाइज़ करना, आप रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर आपके हर टॉपिक के बाद टेस्ट, मॉक्स, असेसमेंट्स, रियल टाइम व्हाट्सएप के ऊपर क्वेरी सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। और फिर जहाँ जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो ऑल इन ऑल ये 6-7 स्टेप्स तकरीबन हमारे यहाँ पर हैं जो हमें पेपर को क्लियर करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। ये आपका हाई लेवल रोड मैप हो गया। अब मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करूँ थोड़ा सा स्टडी स्ट्रक्चर के अंदर और देखूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, तो आए इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट है इन तमाम क्लासेस का वो बिल्कुल स्मार्ट फॉर्मेट होगा। इसी तरीके से हाईएस्ट वीडियो, हाईएस्ट ऑडियो क्वालिटी के साथ आपके पास लेक्चर्स होंगे। उनके अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डिज़ाइन होकर आपके सामने आ रही होंगी। कहीं पर भी हैंड राइटिंग का चक्कर, सर आपकी शक्ल नहीं दिख रही, आवाज़ नहीं आ रही, जी यहाँ पे आवाज़ कम हो गई, इधर ज़्यादा हो गई, जी ये मसला हो गया, वीडियो ऐसी लग रही है, ऑडियो ऐसी लग रही है, हैंड राइटिंग, कुछ भी नहीं। बिल्कुल प्रॉपर, वेल मैनर्ड, प्रॉपरली प्रोड्यूस्ड आपके पास जो है वो कोर्सेज, लेक्चर्स मौजूद होंगे। आप उसके अंदर अपनी तमाम चीज़ों को यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तकरीबन अगर मैं कोर्स लेंथ की बात करूँ, विद अटमोस्ट क्लैरिटी, वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव कवरेज, सारी चीज़ आप मिला लें, आपका स्टडी टाइम तकरीबन 4 महीने का बनता है और ऑल इन ऑल 70 से 80 घंटे का हमारा ये कोर्स होगा। दूसरे CFAP के सब्जेक्ट्स के एतबार से थोड़ा सा इसकी लेंथ हमारे पास कम है और रिलेटिवली इसको समझना आसान है, इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ बिजनेस एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप में से कोई आगे जाके एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है, तो उसे बड़ा मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला। 80 घंटे का मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो ये सब्जेक्ट के तकरीबन स्टडी लेंथ बनती है। 4 महीने पे आप इसे डिवाइड करें, 20 घंटे, एक हफ्ते के हिसाब से 5 घंटे देने हैं आपने, बस एक हफ्ते में 5 घंटे आप दे दें, सारे सिनेरियोज़ की प्रैक्टिस कवर हो जाएगी, स्टडी कवर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, हर चीज़ इंशाल्लाह ताला इसके अंदर आपकी कवर हो जाएगी और बहुत एक्सटेंसिवली कवर होगी, वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस होगी इसके अंदर। जो वीडियो के अंदर आपके पास चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं वो स्मार्ट हैंडआउट की फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। पोर्टल के ऊपर एक सीक्वेंसिंग के तरीके से, सीक्वेंस के एतबार से पूरा प्रॉपर्ली एक आपके पास वेल ड्राफ्टेड, वेल सीक्वेंस्ड पोर्टल होगा। जिस वीडियो के अंदर जो बात बताई गई है वो उसके नाम में मौजूद होगी। आधे घंटे से ज़्यादा हम कोई वीडियो लेक्चर नहीं रखेंगे ताकि कभी रिवाइज़ करना हो तो आपके लिए आसान हो, उस वीडियो को ढूंढना उसके नाम के एतबार से, उसके नाम के हवाले से। फिर तकरीबन 1 से 2 महीने आपके पास आपके प्रिपरेशन टाइम के होंगे। आप उनमें उन्हीं सिनेरियोज़ को दोबारा करके, लेक्चर्स में समरी लेक्चर्स को देखकर उन सिनेरियोज़ को दोबारा सॉल्व करके पूरा इंशाल्लाह ताला इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। बुक मेरी अवेलेबल होगी, आपके घर पे डिलीवर भी हो सकती है या उसकी स्मार्ट कॉपी, PDF कॉपी भी अवेलेबल होगी, वो आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। ड्राइव के एक लिंक पे सारा मटेरियल मौजूद होगा, आप बुक को डाउनलोड करें, अपने पास प्रिंट कर लें या यहाँ से परचेस कर लें, इट्स इक्वली ओके। ठीक है, आपने बुक के अंदर जितना कंटेंट है एक दफ़ा क्लास के साथ कवर कर लिया, फिर दोबारा से खुद से रीड कर लिया और फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर लिए, आपकी तैयारी इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक मुकम्मल हो जाएगी। समरी लेक्चर, समरी डायग्राम, समरी नोट्स वगैरह भी सारा कुछ मैंने अवेलेबल किया हुआ है, उसके साथ इंशाल्लाह ही कवर हो जाएगा। क्वेरीज़ के लिए रियल टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट, आप व्हाट्सएप पर क्वेरीज़ भेज सकते हैं। मेरा नॉर्मली जवाब देने का जो वक्त होता है वो रात का होता है, 7:30 से 10 के बीच में मैं स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो उस वक्त मैं आपकी क्वेरीज़ को इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड भी कर दूँगा। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे, मॉक्स हो जाएंगे और असेसमेंट पेपर्स वगैरह हो जाएंगे। वीकली सेशंस होंगे, वीकली लाइव सेशंस होंगे जिनके अंदर आपके सवालात को ले लिया जाएगा और एडिशनल प्रैक्टिस करा दी जाएगी। एडिशनल प्रैक्टिस में कुछ ICAP के पास पेपर्स, कुछ ACCA के सवाल, कुछ ICW वगैरह के सवाल वो क्लास में करवा दिए जाएंगे और उसके साथ साथ सारा कुछ जो है वो आपकी सवाल जवाब के एतबार से, क्वेरीज़ के एतबार से वहाँ पर मौजूद होगा।
So this is how our complete smart plan of SPM is going to work. आपके पास एक वीकली प्लान आ जाएगा, एक एक्सेल बेस्ड फॉर्मेट के अंदर स्मार्ट प्लान होगा जिसमें सारी चीज़ें मौजूद होंगी कि आपने कब किस वक्त कौन से वीक में क्या कवर करना है. 4 से 5 घंटे लगा के आप उसे कवर करें वीकली बेसिस पर और इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें उस एतबार से फिर मुकम्मल हो जाएंगी. ठीक है. कमिंग फॉरवर्ड, SPM के बारे में सारी बात हो गई. सर ये फेल क्यों होता है, पहले पेपर क्या था, अब क्या है, कौन कौन से एरियाज़ हैं, क्या ओवरव्यू है, सब कुछ मैंने आपको इसके हवाले से बता दिया, एवरीथिंग. अब थोड़ा सा आखिर में मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दूँ और अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ. Primarily a qualified chartered accountant, associate chartered accountant. I did my articles from PwC. मैंने 2017 में CA मुकम्मल किया, 18 में आर्टिकल्स मेरी कंप्लीट हुई. उससे पहले इंटरमीडिएट वगैरह आखन हायर सेकेंडरी स्कूल से, आखन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड से थ्रू आउट मेरी एजुकेशन रही. ICAP CA करने के बाद I stayed in PwC for about a year as assistant manager. मैंने KPMG सऊदी अरेबिया के साथ भी कुछ अर्सा काम किया. Then I came back and joined Unilever. यूनिलीवर ज्वाइन करने के बाद मैंने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, मेरा ख्याल है वो आखिरी थी 2019-20 में, जब 2019 में जब KPMG सऊदी अरेबिया के साथ काम किया था. यूनिलीवर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज कम्प्लीटली इनटू फाइनेंस बेस्ड पार्टनरिंग. मैं फाइनेंस पार्टनरिंग में था. बिज़नेस को समझना, वैल्यू मैक्सिमाइज़ करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व करना, ये मेरा एक तक समझें कि एक समराइज्ड जॉब डिस्क्रिप्शन था. और आई यूज़ टू पार्टनर विद बिजनेस फंक्शंस, उनके बिज़नेस को समझना. तो बहुत ज़्यादा मैंने SPM की और बिज़नेस रिलेटेड चीज़ों की वजह भी यही है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की. IQ के प्लेटफॉर्म से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 सब्जेक्ट्स टेकअप करता हूँ, MFA, SPM, BFD एंड MSA 2. इन चारों सब्जेक्ट्स में 2 ही बातें हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट, बिज़नेस फाइनेंस. या बिज़नेस मैनेजमेंट की बात है या बिज़नेस फाइनेंस की बात है, वो इसलिए क्योंकि मेरा ताल्लुक ऑक्यूपेशन वगैरह भी उसी के हवाले से मौजूद है. यूनिलीवर के बाद आई स्टार्टेड माई ओन कंसल्टिंग. मैंने लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स की एडवाइजरी से स्टार्ट किया. स्लोली ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि बहुत बड़ा पोटेंशियल पाकिस्तान में प्राइवेट इक्विटी साइड पर है. और फिर प्राइवेट इक्विटी में जब हम स्टार्टअप्स के साथ, कंपनीज़ के साथ, SMEs के साथ काम करने लगे तो उन्हें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करना, बिजनेस सोल्यूशंस में हेल्प करना, ये वाली सारी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हो गई. सो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ वेल एडवाइजर्स एंड देन फ्रॉम एम्पिरिकल सोल्यूशंस इट कंटिन्यूड एंड टर्नड आउट इनटू अ कंप्लीट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फॉर बिजनेसेस. IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से मेरा ताल्लुक तब से है जब से ये इदारा बना. टीचिंग के एतबार से आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010. CA के स्टूडेंट्स को मैंने 2015 से पढ़ाना शुरू किया और जब से IQ है मैं ये बिज़नेस मैनेजमेंट और बिज़नेस फाइनेंस का एरिया देख रहा हूँ. जॉब यानी अपने बिज़नेस के अलावा, बिज़नेस के साथ साथ टीचिंग के अलावा मेरा इंटरेस्ट पब्लिक स्पीकिंग की तरफ, डेक्लेमेशन, कॉन्टेस्ट, स्पीचेस, इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा है. वक्त मिलता है तो कुछ दोस्तों के साथ गुजार लेते हैं, कुछ फैमिली के साथ गुजार लेते हैं. ट्रैवल करने का, बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको एक्सपीरियंसेस में अपने और एग्जांपल्स अपनी पढ़ाते हुए बताता रहूँगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट SPM एज वेल एज माई सेल्फ हु इज़ गोइंग टू डिलीवर द एंटायर कोर्स टू यू. अब आप चाहें तो आप SPM की स्टडी चीज़ों की जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. गिव डिटेल्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स पे कांटेक्ट करने के बाद आप SPM का एक्सेस पोर्टल वगैरह का ले सकते हैं. कमिंग सून इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत जल्दी जो है वो स्टडी प्लान भी शेयर कर लिया जाएगा, स्मार्ट स्टडी प्लान, जो आपकी अटैम्प्ट तक आपको मुकम्मल प्लानिंग उस हवाले से प्रोवाइड करेगा और आप अपनी स्टडीज़ को उस हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू इट. अल्लाह हाफिज़.